Hello everybody, this is Abhinesh Sharma here and welcome to the Crown Success। So स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना अगला लेक्चर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले देखिए ये एक कितनी अच्छी बात लिखी है। नेल्सन मंडेला जी ने कहा है कि एडुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब कि एजुकेशन एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल करके आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर। और देखिए इस लेक्चर की पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू का डेली न्यूज़पेपर मिलता है और लेक्चर की पीडीएफ भी वहीं पर डेली अपलोड हो जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और कुछ छोटे छोटे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उनके बारे में हम देखेंगे कि वो न्यूज़ में क्यों है। जैसे छोटे टॉपिक में सुलावेसी के बारे में हम पढ़ेंगे, सुलावेसी क्या है। एल्डर लाइन देखेंगे कि एल्डर लाइन क्या चीज़ है, ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ये बुजुर्गों के लिए एक टोल फ्री नंबर है, ये 14567, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। और ये देखेंगे संवेदना क्या चीज़ है, ये क्यों चर्चा में है और क्या चीज़ है ये कि जो न्यूज़ में आया हुआ है। थोड़ा विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, विधान परिषद चर्चा में है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देखेंगे क्या चीज़ है ये, राजनयिक उन्मुक्ति। और पीएम केयर फंड के बारे में पढ़ेंगे। और अगला टॉपिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीज, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि जो एक पश्चिम बंगाल में कैबिनेट है, कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया है कि वहाँ पर एक विधान परिषद का गठन किया जाएगा। ये इसलिए चर्चा में है विधान परिषद। अब देखिए विधान परिषद होता क्या है, ये कैसे बनता है, या किस तरह से इसकी कार्रवाई चलती हैं, या इसमें कौन मेंबर होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए इसके लिए कार्रवाई कैसे होती है, इसमें लिखा है फॉर सेटिंग अप द काउंसिल अ बिल हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस इन द असेंबली एंड देन ए नोट फ्रॉम द गवर्नर इज रिक्वायर्ड। द अपर हाउस एग्जिस्टेड टिल 1969। कहने का मतलब है कि विधान परिषद की स्थापना करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश करना होता है और इसके लिए राज्यपाल का अनुमोदन आवश्यक होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में क्या था कि पहले विधान परिषद थी, 1952 से लेकर 1969 में विधान परिषद अस्तित्व में थी, लेकिन उसके बाद में विधान परिषद नहीं रही और अब फिर से विधान परिषद को बनाने की बात चली है। अब विधान परिषद होती क्या है, इसका महत्व क्या होता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे देश में, भारत में द्विसदनीय शासन पद्धति है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा निचला हाउस है और राज्यसभा अपर हाउस है। ठीक है, इसी तरह से राज्यों में क्या होता है कि जो लोकसभा के समकक्ष होती है, मीन्स दैट लोकसभा के जो समान होती है वो विधानसभा होती है। ठीक, और राज्यसभा के समकक्ष, राज्यसभा के समान होती है विधान परिषद, जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। अब इनका निर्माण किस तरह किया जाता है, जो संविधान का आर्टिकल 169 है उसके तहत वो कहता है कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद की रचना की जाएगी या उसका सृजन किया जाएगा या उसका उत्साधन किया जाएगा, तो इसका कोई संकल्प राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। तब संसद विधि द्वारा राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्साधन कर सकती है संसद। ठीक है, कहने का मतलब है आर्टिकल 169 में ये बात कही है कि यदि कोई भी राज्य अपने स्टेट में विधान परिषद बनाना चाहता है तो उसकी कैबिनेट विधानसभा में एक बहुमत से विधेयक पास करेगी, जो कि विशेष बहुमत से पास किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद विधान परिषद में क्या है कि विधान परिषद में सदस्य कौन होते हैं, कितनी संख्या होती है। तो जो आर्टिकल 171 है, आर्टिकल 171 का क्लोज 1 ये कहता है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद जो होगी उसमें जो सदस्य होंगे वो विधानसभा की टोटल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होंगे, पहली बात तो। दूसरी बात, किसी भी दशा में 40 से कम संख्या नहीं होगी विधान परिषद में। ये दो बातें सदस्यों की संख्या को परिभाषित करती हैं विधान परिषद में। कि पहली बात कि किसी भी विधान परिषद में जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होगी वो उस राज्य की विधानसभा की टोटल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। और दूसरी बात कि
विधान परिषद में जो सदस्य होंगे वो किसी भी दशा में 40 से उनकी संख्या कम नहीं होगी, 40 से ज़्यादा होगी और 1/3 से अधिक नहीं होगी टोटल विधानसभा की सदस्य संख्या के। अब इनका जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन किस तरह से होता है ये हम देखते हैं कि जो इसके 1/3 मेंबर होंगे उनका जो चुनाव होगा वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो 1/3 सदस्य होंगे वो राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका, जो इसके 1/12 सदस्य होंगे वो अध्यापकों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाएंगे। दूसरा, 1/12 सदस्य जो पंजीकृत स्नातक ग्रेजुएट जो होते हैं उनसे बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाएंगे। और जो बाकी के बचे हुए 1/6 जो सदस्य इसके बचे हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। जैसे राज्यसभा में क्या होता है, अपर हाउस में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे जो एक विशेष मनोरथ हासिल किए होंगे। कुछ साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने विशेष मोहरत हासिल कर रखी होगी, विज्ञान में, कला में, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों में मनोनीत किए जाते हैं। ये हो गई बात विधानसभा की। अब क्या है कि भारत में कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जिनके पास विधानसभा है, विधान परिषद है। इसका एक ट्रिक भी है, वैसे तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, कुंभ जट करके है, बट इसमें जे जो है जे अपवाद है अभी, क्योंकि क्या था कि जम्मू कश्मीर में पहले विधान परिषद होती थी, लेकिन अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और यहाँ से विधान परिषद को हटा दिया गया। वर्तमान में जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें से के फॉर कर्नाटक, यू से यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। देखिए जम्मू कश्मीर को मैंने क्रॉस किया हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब विधान परिषद नहीं रही। पहले यहाँ पर विधान परिषद हुआ करती थी, अक्टूबर 2019 तक यहाँ विधान परिषद थी, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसीलिए यहाँ विधान परिषद नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अभी 6 राज्यों में टोटल विधान परिषद है, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो चलिए इसके बाद जो हम अगला टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे वो राजनयिक उन्मुक्ति के बारे में होगा। राजनयिक उन्मुक्ति मीन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। अब ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है क्या और ये चर्चा में क्यों है, मतलब क्या होता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, डिप्लोमेट्स कौन होते हैं, मतलब ये चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। क्या है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक सेकेंड पॉइंटर, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि दक्षिण कोरिया का केस आया है। दक्षिण कोरिया में बेल्जियम के जो राजदूत हैं, राजनयिक हैं, उनकी पत्नी ने राजधानी सियोल के एक बुटीक में, जो बेल्जियम के राजदूत की पत्नी ने राजधानी सियोल के बुटीक में 2 कर्मचारियों को चोट पहुंचाई है। अब क्या हुआ, वहां पे बवाल खड़ा हो गया भैया कि क्या कहते हैं ये कैसे कर दिया इन्होंने, ये तो डिप्लोमेट हैं तो इनको कुछ सुविधाएं भी मिली हुई हैं तो ये कुछ भी करेंगे क्या, इस तरह का बवाल। दक्षिण कोरिया में गुस्सा फूट पड़ा। राजनयिकों और उनके परिवारों को सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की सीमा पर बहस छिड़ गई है। अब क्या है कि ये आरोपों से बचने के लिए इन्होंने ये कहा है, जो राजनयिक हैं इन्होंने कहा है आरोपों से बचने के लिए कि अब हम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का प्रयोग करेंगे। अब ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो है, राजनयिक उन्मुक्ति, ये क्या है कि जो राजनयिकों को कुछ कानूनों और करों से छूट संबंधी प्रावधान है। मतलब जैसे कि जो भी डिप्लोमेट्स हैं या जो भी राजनयिक हैं उनको कुछ कानूनों से छूट मिलेगी और कुछ टैक्स से उनको छूट रहेगी। अब ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा क्यों करा गया, इस परंपरा का जो गठन था वो इसलिए किया गया ताकि जो राजनयिक मेजबान देश में बिना किसी भय के, मतलब जो डिप्लोमेट्स हैं वो जिस भी देश में जाते हैं वहाँ बिना किसी भय के, बिना किसी धमकी या बिना किसी दबाव के साथ कार्य करें। ये 2 अभिसमयों पर की जाती है। इसका जो कन्वेंशन होता है वो 2 आधार पर होता है। कौन कौन सा, एक होता है वियना कन्वेंशन 1961, इसका दूसरा नाम होता है कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और जो दूसरा होता है वो होता है कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशंस। ठीक है। अभी क्या हुआ है कि जो 187 देश हैं टोटल, 187 देशों ने इसकी अभिपुष्टि की है, जिसका अर्थ यह है कि यह अभिसमय संबंधित देश के कानूनी ढांचे के अंतर्गत एक कानून है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है।
तो राजनयिक उन्मुक्ति के बारे में आप अच्छे से समझे होंगे कि राजनयिक उन्मुक्ति क्या है। यह क्या है कि जो राजनयिक होते हैं उनको एक विशेष सुविधा मिलती है कि कुछ कानूनों से सुविधा मिलती है उनको और कुछ टैक्स से सुविधा मिलती है उनको। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद इसमें क्या है कि यदि किसी राजनयिक में कोई जैसे उसने विवाद खड़ा कर दिया किसी दूसरे देश में जाके, तो उस राजनयिक को क्या सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ है इसमें। तो इसमें अपवाद ये है कि वो जो राजनयिक है जिसने ये विवाद खड़ा किया है वहाँ पे या फिर कोई शांति व्यवस्था भंग की है, तो गंभीर अपराध के रूप में, गंभीर अपराध के केस में जो उसका वो होगा, क्या कहते हैं उसे, गृह देश होगा, जहाँ का वो मतलब जहाँ से वो बिलोंग करता है वो राजनयिक, वो देश उसके खिलाफ जो है गंभीर अपराध के रूप में वो देश उसके खिलाफ मुकदमा चला सकता है। ठीक है, ये इसमें अपवाद है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी में। तो इस वाले टॉपिक पे बस इतना ही। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा पीएम केयर फंड के बारे में, कि पीएम केयर फंड क्या है और ये क्यों अभी चर्चा में है, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। कि देखिए, पीएम केयर फंड की जो इसका गठन हुआ था वो 27 मार्च 2020 को हुआ है। पीएम केयर फंड का गठन 27 मार्च 2020 को हुआ है और जो अधिनियम है वो पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में इसका जो है गठन किया गया है। ठीक है, ये देखिए धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में इसका गठन किया गया है। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में वैक्सीन तथा ऑक्सीजन जनरेटर की तत्काल खरीद करने तथा पूरे देश के 738 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना करने हेतु पीएम केयर फंड का उपयोग करने का दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि सरकार को अपना पीएम केयर पर्स खोलकर आम लोगों को चिकित्सा देखभाल और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में मदद करनी चाहिए। अब इसकी आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसकी इसलिए है क्योंकि बुनियादी जीवन जो है रक्षक सहायता के रूप में चिकित्सा ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत वाले मरीजों के लिए पूरे देश के हर जिले में स्थित सरकारी अस्पताल आम लोगों के लिए बिना किसी कीमत के आसानी से उपलब्ध हैं। ठीक है, अब पीएम केयर फंड के बारे में जैसा भी हमने जाना कि 27 मार्च 2020 को उसका गठन हुआ है। 1908 अधिनियम के तहत एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। ये क्या करता है, कोविड-19 में राहत देने के लिए फंड जो है दान हुआ है इसमें आपातकालीन स्थितियों में। दूसरा, जो इसमें दान दिया जाएगा वो 100% टैक्स फ्री होगा, 100% टैक्स फ्री होगा। अब इस फंड का प्रबंधन कौन करता है? इस फंड का प्रबंधन प्रधानमंत्री करते हैं, पीएम केयर फंड के पदेन अध्यक्ष करते हैं, रक्षा मंत्री करते हैं, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, और इनके अलावा भारत सरकार निधि के पदेन न्यासी होते हैं पीएम केयर फंड में। ठीक है, पीएम केयर फंड में जो टॉपिक है, मेन जो बात है वो यही है। इसके बाद जो हम अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थेरेपी के बारे में देखेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थेरेपी क्या है। ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थेरेपी। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इंडिया इज फेसिंग शॉर्टेजेस ऑफ 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपीज, इटोलिजुमैब एंड टोसिलिजुमैब। In this article, we shall understand what are the antibodies and monoclonal antibodies. ठीक है, वर्तमान में क्या है, भारत 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थेरेपीज इटोलिजुमैब और टोसिलिजुमैब की कमी का सामना कर रहा है। ठीक है, इस जो आर्टिकल में हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में समझेंगे। अभी भारत में 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की कमी हो रही है, एक इटोलिजुमैब और टोसिलिजुमैब। ठीक है, अब हम देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, यानी कि MABS क्या होता है। ये क्या है कि एक कृत्रिम रूप से निर्मित एंटीबॉडी है। इसका जो उद्देश्य है वो शरीर की प्राकृतिक इम्यून सिस्टम की सहायता करना है। जो शरीर का प्राकृतिक इम्यून सिस्टम होता है ना, उसकी सहायता करना इसका काम है। कृत्रिम रूप से निर्मित, मानव द्वारा बनाई गई है ये क्या करती है, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक विशेष एंटीजन को टारगेट करती है। शरीर में एक विशेष एंटीजन को ये टारगेट करती है, और जो ये विशेष एंटीजन होता है ये इम्यून सिस्टम प्रेरित करने वाले रोगाणुओं का प्रोटीन होता है। ये समझे आप बात को, कि ये जो विशेष एंटीजन होता है, ये विशेष एंटीजन शरीर में क्या जो इम्यून सिस्टम को प्रेरित करने वाले रोगाणु होते हैं उनका ये प्रोटीन होता है। ठीक है, अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी निर्मित किस प्रकार की जाती है, ये देखते हैं।
monoclonal antibodies can be created in the lab by exposing white blood cells to a particular antigen. Means that लैब में क्या होता है, जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको एक विशेष एंटीजन के संपर्क में लाने पर, श्वेत रक्त कोशिकाओं को एक विशेष एंटीजन के संपर्क में लाने पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का निर्माण किया जाता है। अच्छा, एंटीबॉडीज को अधिक मात्रा में निर्मित करने के लिए एकल श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो क्लोन बनाया जाता है, जिसे एंटीबॉडी का समरूप तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है। अब क्या हो रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के मामले में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तैयार करने के लिए वैज्ञानिक जो हैं वो SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन का उपयोग करते हैं। ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है ये मेजबान कोशिका में वायरस को प्रविष्ट कराने में सहायक होता है। दूसरा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में इसका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज रोग प्रतिकारकों का निर्माण करने में सक्षम होती है, इसीलिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की आवश्यकता पड़ रही है। दूसरी चीज़, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये हमारे ब्लड में वाई शेप में होती हैं। वाई शेप में एक सूक्ष्म छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं, छोटे छोटे, जैसे ये क्या कहते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन होते हैं, बहुत छोटे छोटे हमारे ब्लड में। अगली बात, जो सूक्ष्मजीव होते हैं ये रोगाणुओं की पहचान करके उन्हें जकड़ लेते हैं तथा प्रतिरक्षा प्रणालियों को इन रोगाणुओं पर हमला करने का संकेत करते हैं। ठीक है, हालांकि जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली इन एंटीबॉडीज को पर्याप्त मात्रा में निर्मित करने में असमर्थ होती है, उनकी सहायता के लिए वैज्ञानिकों द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की खोज की गई है। ठीक है, ये था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं वो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो क्या है। अगले टॉपिक हम डिस्कस करते हैं सुलावेसी, एल्डरलाइन, और जो इसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा संवेदना रहेगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक अब हम प्रीलिम्स के लिहाज से डिस्कस करते हैं कि सुलावेसी क्या है। देखिए, इंडोनेशिया में एक सुलावेसी द्वीप है, सुलावेसी आइलैंड है एक। वहाँ पर क्या है कि जो दक्षिणी सुलावेसी गुफा हैं उनमें जो है 45 से 20,000 साल पहले की प्लाइस्टोसीन काल के, यानी कि प्लाइस्टोसीन एरा के जो शैल चित्र हैं वो खतरनाक रेट से उनका अपक्षा हो रहा है, उसके शिकार हो रहे हैं वो। यानी कि इसमें बताया गया है कि शोधकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित दक्षिण सुलावेसी के गुफा स्थलों में पाई जाने वाली 45,000 से 20,000 साल पूर्व के प्रतिनूतन युग यानी प्लाइस्टोसीन काल, प्लाइस्टोसीन एरा, इसके जो शैल चित्र हैं वो खतरनाक दर से अपक्षय का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, इस क्षेत्र की कलाकृतियों को, जो सुलावेसी द्वीप के क्षेत्र की कलाकृतियां हैं, इनको विश्व के सबसे प्राचीन, सबसे पुराने, लगभग 40,000 साल पहले हाथ की छाप से निर्मित चित्रों में से माना जाता है, जिन्हें गुफा भित्तियों पर, जो गुफा भित्तियां होती है ना, उन गुफा भित्तियों पर हाथ का पंजा रखकर उसके ऊपर गीले लाल शहतूत के रंगों का छिड़काव करके बनाया गया था। इसके पास की एक गुफा में किसी जानवर का विश्व का सबसे पुराना चित्र बना हुआ है। ठीक है, यह गुफा भित्ति चित्र लगभग 45,000 वर्ष पहले का माना जाता है, और यह जो है जानवर जो है यह किसी मस्सेदार सूअर का चित्र है। ठीक, अगली बात जो इसमें है वो यह है कि जो सुलावेसी की गुफा कला है, सुलावेसी की गुफा कला जो यूरोप की प्रागैतिहासिक गुफा कला है उससे भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। सुलावेसी गुफा कला यूरोप की प्रागैतिहासिक गुफा कला से भी काफ़ी पुरानी है। प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद जो हमारे अगले दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एक एल्डरलाइन और अगला टॉपिक हमारा रहेगा संवेदना। ठीक है, एल्डरलाइन क्या है? एल्डरलाइन एक टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर है ये 14567। इसको क्या है, इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है। यह योजना 5 प्रमुख राज्यों में राज्यवार कॉल सेंटर शुरू किए गए हैं। देखिए, अब हम इसका थोड़ा सा वो जानते हैं कि कोविड महामारी के दौरान वृद्धजनों की समस्याओं को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एल्डरलाइन योजना के तहत 5 प्रमुख राज्यों में राज्यवार कॉल सेंटर शुरू किए हैं।
बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एल्डरलाइन नामक टोल फ्री हेल्पलाइन को मई 2021 के अंत तक सभी राज्यों में इस सेवा को शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जो है यह सुविधा 5 राज्यों में चल रही है। एक तो यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। लेकिन तेलंगाना में यह सुविधा 1 साल से भी अधिक समय से काम कर रही है। जो ये कॉल सेंटर हैं, इन कॉल सेंटरों पर बुजुर्गों की सेवा करने के लिए, वृद्धजनों की सेवा करने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए कॉल सेंटर बनाए गए हैं। और कॉल सेंटरों पर 14567 ये एक टोल फ्री नंबर है, इन पर कॉल करके अपनी समस्या बताई जा सकती है। इनकी हेल्प करने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पहल की है। इसके बाद जो हम अगला आज का अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो संवेदना की डिस्कस करेंगे कि ये संवेदना क्या है। देखिए आजकल क्या चल रहा है, जैसे कि कोविड-19 क्या है, पैंडेमिक चल रहा है, इतनी भयंकर महामारी चल रही है। इसकी दूसरी लहर और भी ज़्यादा खतरनाक आई हुई है कि भाई पहले तो क्या हो रहा था कि जिस पहली लहर में 7-8 दिन में इंसान को जो परेशानी हो रही थी उसके बाद भी रिकवर हो जा रहे थे। इसमें क्या हो रहा था कि 2 दिन में ही, कोविड की दूसरी लहर में 2 से 3 दिन में ही इंसान को इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि उसके फेफड़ों में असर हो रहा है, लंग्स में असर पड़ रहा है उसके, वो नहीं झेल पा रहा। तो इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको इस महामारी के दौरान तनाव हुआ है, चिंता, भय और अन्य समस्याएं हुई हैं। तो संवेदना एक टेली परामर्श सेवा है। ये क्या है कि महामारी के दौरान बच्चों के तनाव, चिंता, भय और अन्य समस्याओं को दूर करके उनको मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए है ये संवेदना। ठीक है, ये एनसीपीसीआर द्वारा प्रदान की जा रही है। एनसीपीसीआर मतलब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इनके द्वारा ये मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा रही है। जब ये स्टार्ट हुई थी तो ये सितंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी और ये अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। एनसीपीसीआर द्वारा जो सुविधा प्रदान की जा रही है ये सितंबर 2020 में स्टार्ट की गई थी और ये अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। संवेदना का जो पूरा नाम है, इसका जो संक्षिप्त रूप है उसका नाम है सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस। तो आज के जो हमारे टॉपिक रहे वो इतने ही रहे। इसके बाद हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ। सो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।